बीएसएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे समास और समास कितने प्रकार के होते हैं, समास का शाब्दिक अर्थ, समास की परिभाषा और समास कितने प्रकार के होते हैं, समास के भेद कितने होते हैं। तो सबसे पहले हमें पता करना होगा समास से पहले, समास की परिभाषा से पहले कि समास का अर्थ क्या है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्तीकरण, अर्थात शब्दों के मेल की प्रक्रिया, शब्दों के संग्रह की प्रक्रिया, शब्दों के सम्मिलन, संक्षेप और मिश्रण की प्रक्रिया। या जब हम दो शब्दों को या दो से अधिक शब्दों को पास पास ले आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं समास। और समास की परिभाषा इस प्रकार है, व्याकरण की दृष्टि से, मतलब व्याकरणिक दृष्टि से दो या दो से अधिक पदों के मेल से जो नया शब्द बनता है और सार्थक शब्द बनता है उसे हम कहते हैं समास। जैसे रसोई के लिए घर, इसे हम रसोई घर भी कह सकते हैं। और ये बहुत ही प्रचलित उदाहरण है समास का, रसोई घर अर्थात रसोई के लिए घर। रसोई घर है जो है हमने दो शब्दों को मिला दिया, दो पदों को मिला दिया, हमने समस्त पद बना दिया। और यहाँ पर जब हमने कहा रसोई के लिए घर, तो ये हमने समस्त पद का विग्रह करके उसको अलग अलग कर दिया, रसोई को और घर को, दोनों शब्दों को अलग अलग कर दिया। यहाँ पर जो समास है, हमारा समासिक शब्द है, उसका लोप हो गया। तो इसी प्रक्रिया को जब हम दो पदों को, दो शब्दों को एक साथ मिलाते हैं, उसको संकुचित कर देते हैं, उसको छोटा कर देते हैं, और इसी छोटे करने की प्रक्रिया को, संक्षिप्तीकरण को हम कहते हैं समास। समास का प्रयोग अधिकतर हम संस्कृत भाषा में करते हैं या अन्य भारतीय भाषाओं में समास का अधिकतम प्रयोग होता है। आगे हम कुछ उदाहरण और लेते हैं, जैसे गंगा जल, गंगा का जल। अब गंगा का जल में क जो है ये जो है कारक चिन्ह है, और कारक विभक्ति का जब लोप हो गया तो बन गया गंगा का जल। राम अवतार। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। और हिंदी व्याकरण में समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया छोटा शब्द बनता है उस शब्द को कहते हैं समास। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो समास वह क्रिया है या समास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हिंदी में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट किया जा सकता है। तो समास उसी प्रक्रिया को कहते हैं हिंदी में जब कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को प्रकट किया जाता है, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं समास। यहाँ पर बात ध्यान रखने योग्य ये है कि समास रचना में दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। और इन दोनों से जो नया शब्द बनता है वह समस्त पद कहलाता है। मतलब दोनों शब्दों को मिलाकर जो शब्द बना वो समस्त पद। और इन दोनों को विग्रह करके, अलग करके, तोड़कर जो स्थिति हमारे पास आई, जो शब्द हमारे पास आए, मतलब हमने इसका विग्रह कर दिया, तो वो कहलाता है समास विग्रह। जब हम एक समस्त पद को अलग कर देते हैं, तोड़ देते हैं, अलग करने की प्रक्रिया, तोड़ने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। जैसे रसोई घर समस्त पद है और रसोई के लिए घर विग्रहित रूप है, विग्रह कर दिया हमने, इसको अलग अलग कर दिया दोनों पदों को। और जब हम समस्त पद के टुकड़े
करते हैं या समास पद के टुकड़े हो जाते हैं, टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो वहां पर समासिक शब्द का लोप हो जाता है। समस्त पद जो होते हैं, समस्त पद जो हमारे पास होता है उसका लोप हो जाता है और उसका विग्रह रूप जो तोड़ने के बाद आया वो रूप हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। और समस्त पद के जब दो टुकड़े हम करते हैं, दो टुकड़े हो जाने के बाद जिसका प्रथम भाग पूर्व पद और दूसरा भाग उत्तर पद कहलाता है। मतलब अब हमारे पास यहाँ पर विग्रह करने के बाद दो शब्द आ गए, रसोई के लिए एक घर। जो पहला पद है वो है पूर्व पद और दूसरा पद है उत्तर पद, मतलब दो हमें शब्द मिले। अब जब हम इस दोनों शब्दों को जोड़ देंगे तो ये समस्त पद हो जाएगा। और जब हम इन दोनों पदों को, शब्दों को अलग अलग कर देंगे, तोड़ देंगे, तो वो समास विग्रह की प्रक्रिया हो जाएगी। और जब हम समस्त पद बनाते हैं तो पहले पद और उत्तर पद दूसरे पद को जोड़ देते हैं। और जब हम समास विग्रह करते हैं तो हम पूर्व पद मतलब प्रथम पद और उत्तर पद को अलग अलग कर देते हैं। जैसे रसोई घर समस्त पद है, रसोई के लिए घर विग्रह रूप है। आगे कुछ उदाहरण है। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। नील कमल, नील और कमल। राजपुत्र, राजा का पुत्र। तो यहां आपने ये ध्यान रखना है कि समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द कहलाते हैं और इसे समस्त पद भी कहते हैं। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह मतलब परसर्ग चिन्ह, कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे राजा का पुत्र, तो यहाँ पर लोप हो गया क का विभक्ति चिन्ह का लोप हो गया और बन गया राजा का पुत्र। समास विग्रह, इसी प्रकार से जब हम समासिक पद को अलग अलग कर देते हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको, तो समासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। तो उसके बीच के जो हम संबंध को स्पष्ट करते हैं वो समास विग्रह कहलाता है। और यहाँ पर विभक्ति चिन्ह दिखाई देने लगते हैं, प्रकट हो जाते हैं। तो विग्रह के पश्चात समासिक शब्द जो हमारे पास पहले होता है उसका लोप हो जाता है और लोप होने के बाद समासिक पद के लोप होने के बाद उसके बीच में जो विभक्ति होती है वो हमारे सामने आ जाती है, प्रकट हो जाती है। जैसे राजा का पुत्र राजपुत्र, है ना। तो राजपुत्र, राजा का पुत्र, यहाँ पर विभक्ति चिन्ह हमारे को दिखाई देने लगा। तो ये हो गया समास विग्रह। जब समासिक शब्द लुप्त हो जाता है और हम उसे तोड़ देते हैं, हम उसको अलग अलग कर देते हैं, इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं समास विग्रह। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि समास विग्रह जब हम करते हैं या समस्त पद में दो पद होते हैं, तो समस्त पद में जब दो पद होते हैं तो पहला पद जो होगा वो पूर्व पद होगा और दूसरा पद होगा उत्तर पद होगा। तो समास में दो पद होते हैं, पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे गंगा का जल, बहुत प्रचलित उदाहरण है। गंगा पूर्व पद है और जल उत्तर पद है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब हम पढ़ते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं। तो समास मूलतः मूल रूप से 4 प्रकार के होते हैं और मुख्य 6 होते हैं। तो अगर हम मूल रूप की बात करें, मूल रूप से समास कितने होते हैं, तो मूल रूप से समास 4 प्रकार के होते हैं। मतलब पदों की प्रधानता के आधार पर जब हम समास के भेदों का वर्गीकरण करते हैं तो वो समास का भेदों का जब हम वर्गीकरण करते हैं कि कितने प्रकार के होने चाहिए पदों की प्रधानता के आधार पर, तो वो होते हैं 4 प्रकार के। तो
किस प्रकार से ये निर्धारित है? पहला पद जिसमें प्रधान होता है वो अव्ययी भाव। तो ये पहला जो हमारे पास आया समास का भेद वो आया अव्ययी भाव समास। दूसरा, जहां उत्तर पद प्रधान होता है, तो उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। इन तीनों समासों में उत्तर पद प्रधान होता है, तो तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही हम कर्मधारय समास और द्विगु समास को पढ़ते हैं। इसलिए दूसरे नंबर पे उस पद को लिया जाता है जिन समासों में उत्तर पद की प्रधानता होती है। तो दूसरे नंबर पे तत्पुरुष समास हो गया। और जहां तीसरे नंबर पे द्वंद्व समास, जहां पर दोनों पद प्रधान होते हैं। तीसरे नंबर पे द्वंद्व समास, जहां दोनों पद प्रधान होते हैं। और चौथे नंबर पे, चौथी संख्या पे आता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में ना तो पहला पद प्रधान होता है ना ही दूसरा पद, मतलब दोनों पद अप्रधान होते हैं, दोनों पदों की प्रधानता नहीं होती और इसमें कोई तीसरा ही अर्थ प्रधान होता है, तीसरे अर्थ की ओर संकेत किया जाता है। तो यहाँ पर ये बात ध्यान देने योग्य है। और मुख्य रूप से हम जब पाठ्यक्रम में हमारे सम्मिलित होते हैं 6 प्रकार के समास, हम पाठ्यक्रम में 6 समास पढ़ते हैं। मतलब हिंदी में जब हम पढ़ते हैं तो हिंदी में हम 6 समासों को पढ़ते हैं। पहला अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के हम जो भेद हैं वो तत्पुरुष समास के भेद कारक चिन्हों के आधार पर उसके भेदों के नाम रखे गए हैं। तो ये तत्पुरुष समास में हम 6 भेदों को पढ़ते हैं। उसमें कर्मधारय तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष समास पढ़ते हैं। तत्पुरुष समास में कर्ता और संबोधन कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, कर्ता कारक की विभक्ति है ने और संबोधन कारक की विभक्ति है हे और अरे। तो इनका प्रयोग तत्पुरुष समास में नहीं होता, इसलिए हम इनको नहीं पढ़ते हैं तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास में हम एक और अन्य जो भेद पढ़ते हैं तत्पुरुष समास का, वो पढ़ते हैं नन तत्व पुरुष समास। तो नन तत्पुरुष समास पढ़ते हैं, तो इसके आधार पर तत्पुरुष समास के हम पूरे 7 भेदों को पढ़ते हैं। तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, इन तीनों में ही उत्तर पद प्रधान होता है। पांचवा द्वंद्व समास और छठा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास छठा समास होता है। छठे समास के रूप में हम बहुव्रीहि समास पढ़ते हैं, जिसमें तीसरे पद की ओर, तीसरे अर्थ की ओर इशारा किया जाता है, या तीसरे जो दोनों पद हैं किसी तीसरे अर्थ को दर्शाते हैं। जिस प्रकार से मैंने अभी बताया कि हम पदों की प्रधानता के आधार पर जो समास पढ़ते हैं वो 4 प्रकार के पढ़ते हैं, और प्रयोग की दृष्टि से भी समास के भेद होते हैं। पहला संयोग मूलक, दूसरा आश्रय मूलक और तीसरा वर्ण मूलक या वर्णन मूलक, जिसमें हम वर्णन करते हैं। वर्णन मूलक समास होता है संयोग मूलक समास, आश्रय मूलक समास और वर्णन मूलक समास। ये हम पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ते, हम सिर्फ पाठ्यक्रम में पढ़ते हैं पदों की प्रधानता के आधार पर जो वर्गीकरण होता है समास का, उसको हम समास में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर इसलिए हम 6 प्रकार के, मुख्य रूप से 6 प्रकार के समास पाठ्यक्रम में पढ़ते हैं। कुछ और उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण जैसे परीक्षार्थी। परीक्षार्थी मतलब अगर हम इसको विग्रह करते हैं तो हमें मिलता है परीक्षा का अर्थी। जो परीक्षा को करता है, परीक्षा को करने वाला, परीक्षा को संपूर्ण करने वाले, वो होता है परीक्षार्थी। जो परीक्षा दे रहा है वो है परीक्षार्थी। तो यहाँ पर परीक्षा का अर्थी, तो यहाँ में हमारे पास 2 पद हैं इसमें,
परीक्षा और अर्थी। दूसरा है लोकप्रिय। दूसरा उदाहरण है समास का लोकप्रिय, मतलब प्रथम पद है लोक और दूसरा पद है प्रिय। ये क्या हो गया? अगर हम विग्रह करेंगे, लोक में प्रिय, लोक में प्रिय। ठीक है, लोकप्रिय है, जो लोक में प्रिय है, लोगों में प्रिय है, वो लोकप्रिय है। अगर हम तीसरा उदाहरण यहाँ लेते हैं तो माता पिता। माता पिता, बीच में योजक का चिन्ह है, तो माता और पिता। एक अन्य उदाहरण और लेते हैं समास का देशभक्ति, अर्थात देश के लिए भक्ति। तो यहाँ के लिए है, के लिए परसक चिन्ह है और देशभक्ति यहाँ पर समस्त है। देश के लिए भक्ति यह विग्रह रूप है, तो समस्त पदों को अलग कर दिया। यहाँ पर देश के लिए भक्ति, दोनों पद हमें अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। इसके बीच का संबंध दिखा रहे हैं के लिए। के लिए जो शब्द है इन दोनों के बीच का संबंध स्थापित कर रहा है। तो जब हम इन दोनों को मिला देते हैं, स्क्वीज कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, इन दोनों शब्दों का सम्मिश्रण कर देते हैं, सम्मिलित कर देते हैं, संक्षेप कर देते हैं इसको, तो हमारे पास आ जाता है देशभक्ति। तो आज की ये जो वीडियो है समास से संबंधित यहीं पर समाप्त होती है। अगली वीडियो में हम समास के भेदों पर चर्चा करेंगे, समास के भेदों के विषय में पढ़ेंगे और हर भेद को अलग अलग हम पढ़ेंगे। हर एक वीडियो में एक एक भेद को हम एक्सप्लेनेशन वहां पर पढ़ेंगे, उसको पूरी तरह से उसकी पूरी व्याख्या उदाहरण सहित हम वहां पढ़ेंगे। तो यहाँ आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगली वीडियो में बने रहिएगा जिसमें हम समास के भेदों के ऊपर बात करेंगे।